प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राजनीति शास्त्र की क्लास करने वाले हैं और अभी तक हम लोगों ने राजनीति शास्त्र में जो इसका पहला चैप्टर है उसको समाप्त किया है और हम लोग अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। यानी दूसरा चैप्टर का भी जो पार्ट 1 है उसको भी बेहतरीन तरीके से जो है कि समाप्त किया है। तो हम लोग दूसरे पार्ट के दूसरे अध्याय के दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट का जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। गणतंत्र और लोकतंत्र याद रखिएगा, ये दोनों एक ही शब्द है, गणतंत्र और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र या फिर गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस भी देश में अगर जनता के द्वारा सरकार का चुनाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे भारत देश में जो जनता के द्वारा सरकार का चुनाव होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो एक गणतांत्रिक देश है। तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, जिस देश में जनता के द्वारा सरकार का चुनाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। भारत में भी जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, इसलिए भारत को भी क्या कहा जाता है, गणतांत्रिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गणतंत्र का मतलब आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग भाषा नीति के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा नीति के बारे में। भाषा नीति का मतलब हुआ कि जब हम सभी भाषा को एक समान मानते हैं, यानी जिस नीति में सभी भाषा को एक समान माना जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषा नीति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा नीति कहते हैं। इस टॉपिक में आप एक चीज जोड़ लीजिएगा, वो क्या है कि जो हमारा भारत में हिंदी भाषा है इसको जो है कि राज्य भाषा का जो है कि दर्जा दिया गया है और जो 22 भाषा है उसको अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 22 भाषा को अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया है और जो हमारा हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सभी भाषा को एक समान मानना भाषा नीति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी भी भाषा को एक समान मानते हैं, किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाषा नीति कहते हैं। उसके अलावा भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला नंबर टॉपिक है पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, इस पंचायती राज को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं सरकार के अंगों के बारे में। तो सरकार के कितने अंग हैं दोस्तों, तो 3 अंग हैं। कौन कौन, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरा नंबर है स्थानीय सरकार। तो ये जो तीसरा नंबर स्थानीय सरकार है ना, ये जो तीसरा नंबर स्थानीय सरकार है, इसी के अंदर हमारा पंचायती राज आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरा नंबर आपको दिख रहा है स्थानीय सरकार, तो इसी के अंतर्गत कौन आता है, हमारा पंचायती राज। अब हमारे पंचायती राज में भी 3 स्तर होते हैं, वो कौन कौन है, चलिए आप लोग को हम बता देते हैं। पहला नंबर पंचायती राज, ठीक है, पहला नंबर ग्राम पंचायत पहला नंबर, दूसरा नंबर पंचायत समिति और तीसरा नंबर पर जिला परिषद। यानी 3 स्तर इसमें होते हैं पंचायती राज में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और प्रखंड स्तर पर जो कि पंचायत समिति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय शासन में भागीदारी का अधिकार मिलता है। जो भी हमारे गांव के क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको इस स्थानीय शासन में क्या मिलता है, भागीदारी मिलता है। उसके बाद इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। यानी हम बात करेंगे जब पंचायती राज्य का, तो पंचायती राज्य के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसके 3 स्तर होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, यह व्यवस्था ग्रामीण विकास निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गांव के विकास को जो में की भागीदारी देती है और उसके बाद निर्णय प्रक्रिया को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए अब लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं
ग्राम पंचायत और वार्ड परिषद के कार्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है और वार्ड परिषद का क्या काम होता है, तो इन दोनों के काम के बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं ग्राम पंचायत के काम के बारे में। ग्राम पंचायत के कार्य के जो पहला नंबर है, क्या कह रहा कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, यानी एक साल का एक योजना तैयार करना, किसके लिए, विकास के लिए, कि गांव में किस चीज का कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए। और दूसरा नंबर है हमारा वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक बजट का मतलब एक साल में कितना खर्चा होगा उसका जो है कि एक योजना तैयार करना, तो उसी का मतलब क्या होता है, वार्षिक बजट तैयार करना। तो पहला नंबर क्या है दोस्तों, तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, यानी एक साल का योजना बनाना विकास के लिए और एक साल का बजट तैयार करना, यानी कितना खर्च होगा एक साल में उसका जो है कि तैयार करना। दूसरा नंबर है हमारा प्राकृतिक विपदा में सहायता करना। अगर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक विपदा आता है, प्राकृतिक घटना आता है, तो उस घटना में, उस विपदा के दौरान हमको जो है कि जो ग्राम पंचायत है वो सहायता करने का काम करता है। तो ये दो काम है ग्राम पंचायत का, महत्वपूर्ण काम है, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वार्ड परिषद के काम के बारे में। जो हमारे वार्ड परिषद है उनका क्या काम होता है, तो देखते हैं। पहला नंबर है नगर की सफाई करना, ठीक है। दूसरा नंबर है नालियों की सफाई करना, और तीसरा नंबर है जो हमारा गली कूचा होता है उसका सफाई करना, और 4 नंबर है हमारा पानी पीने की व्यवस्था करना, यानी पेयजल की व्यवस्था करना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर टॉपिक है दोस्तों जिला परिषद के काम के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी तक आप लोग को दूसरा पार्ट में जितने भी हम आप लोग को टॉपिक कवर करवाए हैं उन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे और बढ़िया तरीके से लिख लिए होंगे। तो इस टॉपिक के बाद आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है जो दूसरा चैप्टर का, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करेंगे और ये भी चैप्टर हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है। जिला परिषद का काम हमको बता रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके काम के बारे में देख लेते हैं। पहला नंबर सड़क का निर्माण करना। अगर सड़क का निर्माण करने के बारे में बात है तो कौन करवाता है, जिला परिषद। उसके बाद पुल का निर्माण करना, पुल का निर्माण करने का काम कौन करता है, जिला परिषद। तीसरा नंबर है विद्यालय की स्थापना करना, और 4 नंबर है पुस्तकालय का निर्माण करना। पुस्तकालय का मतलब वही होता है लाइब्रेरी, जिसको हम लोग कहते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों के अंदर एक डर सा बना रहता है। बहुत सारे नहीं, बस थोड़ा बड़ा कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 6 महीना 7 महीने पहले से ही डर बना रहता है, जिनका तैयारी नहीं रहता है, या फिर उनके अंदर एक डर सा बना रहता है कि हमारा में क्या होगा। तो आप लोग को डरना नहीं है। वो समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम एक पहाड़ है, तो पहाड़ है तो जीतन राम मांझी को याद कर लीजिए कि साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला जो है आपको लाइन याद रखना है। जब आप लोग का डर बना रहे तो ये वाला लाइन याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।